हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से कैसे इजेक्ट करते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें कौन कौन से इफेक्ट होते थे, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या था, पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ये सब बातें हम अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर आए थे। उसके बाद आपको बताया कि जब जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हुआ था तो देखो मैंने बताया था कि आपको डिस्कवरी जो थी वो हर्ट्ज की थी। एक्सपेरिमेंटली जो करके देखा था वो देखा था लेनार्ड और हॉलवेच ने, और इसको फिर थॉटिकली जो एक्सप्लेन करा था वो आपको पता है ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने किया था। तो इसमें जो एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स वो होता है हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में लिखा, यानी जब उन्होंने इसको इस एक्सपेरिमेंट को थॉटिकली एक्सप्लेन करा तो उन्होंने एक इक्वेशन दी। ठीक है, उसी इक्वेशन को हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको लिखेंगे हम वेवलेंथ के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और नंबर ऑफ टाइप से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट होगा वो होगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थोड़ा सा पहले लेक्चर्स में ऐसे बताएंगे ताकि ये कंसेप्ट वहाँ ये अटैच हो जाए। तो आपने देखा था इनसे पिछले लेक्चर में कि मेटल कोई भी मेटल हो, ठीक है, एक मेटल की प्लेट ले लें हम सपोज करो, और इसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट, ठीक है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कराते हैं ऐसे करके। रियलिटी में ये होते क्या है, ये फोटोन होते हैं। इनका क्या वर्क है, फोटोन का वर्क है कि इन फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है, इनके पास अपनी एनर्जी होती है E इजिकल टू एच एफ, या फिर हम इसे लिख सकते हैं E इजिकल टू एच सी बाई लेमडा, यानी वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो हम सी बाई लेमडा लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी का जो हमारा रिलेशन होता है वो सी बाई लेमडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो E इजिकल टू एच एफ, और H क्या है ये हमने पढ़ाई है, H तो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है जी, ये चीज़ हमें समझ में आई। चलो ऐसा होता है। अच्छा, अब ये फोटोन जब इस मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को इन इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे, और जैसे ही ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो सकते हैं। इज दैट डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन एनर्जी। ये हमने एक टर्म्स पढ़ा था, वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होती थी, वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी बोलते हैं इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी वाई विच इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, क्लियर है। वर्क फंक्शन एनर्जी इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी इन इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर जा सके, और इसको हम फाई से नोट करते थे और मेजर करते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आप देखो फोटोन एनर्जी दे रहा है HF, और इसको इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो है हमारी वर्क फंक्शन एनर्जी। ठीक है, और हमें समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी वर्क फंक्शन भाई ये मिनिमम एनर्जी है, इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो इस एनर्जी का इस एनर्जी के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको निकालना था हमें। तो अब हमने देखा कि एक कंडीशन देखी हमने यहाँ पर कि E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है यहाँ से।
भाई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन एनर्जी फाई। फोटोन कौन सी एनर्जी देते हैं, E इक्वल्स टू एच एफ। अब वो कह रहा है कि E जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल है वर्क फंक्शन एनर्जी के, और ये मिनिमम एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो यहाँ पूछता है कि वो क्या इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आप सोचोगे इक्वल है भाई, वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल है, कम से कम निकल जाएगा। तो इसका मे बी, ठीक है, यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है कि ये पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये हमारा। जरूरी नहीं है कि ऐसा होने पर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो सके, क्लियर है। इसको अभी हम पढ़ते हैं यहाँ से। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि होगा, हो सकता है मे बी हो जाए, वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको समझाया कैसे कि आइंस्टाइन ने क्या किया कि आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन, मैंने बताया था आइंस्टाइन थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टाइन एक्सप्लेन, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने और किसके बेस पर बोला था इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बताया था, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी पहले, उसका यूज करके इन्होंने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बताया। तो यहाँ से हमें समझना था कि प्लैंक जो क्वांटम थ्योरी है वो भी हमारी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर क्या बोलते थे ये इन द थ्योरी, कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बताती थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताती थी कि जो लाइट रेडिएशन है, भाई जो लाइट रेडिएशन है वो कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स, ठीक है। टाइनी पैकेट्स या टाइनी पार्टिकल्स बोल सकते हो, पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो लाइट्स है वो छोटे छोटे कंसिस्ट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, और ये होते हैं क्वांटा, जिनको ये हम बोलते थे पैकेट ऑफ एनर्जी, और इन्हीं का नाम रखा गया फोटोन, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। इन्हीं को बोला गया था कि फोटोन है ये, ठीक है। एंड वन फोटोन हैज एनर्जी, एंड वन फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल टू HF, ठीक है। तो जो रेडिएटेड लाइट है वो रियलिटी में है क्या, वो है टनी पार्टिकल्स यानी क्वांटा, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि फोटोन, ठीक है। और उनके पास कितनी एनर्जी होती है, E इक्वल्स टू HF। क्लियर है यहां से। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पर बताया था, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं, फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हम आगे आएगा ये वाला। अब ये जो क्वांटा है, क्वांटा पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन, ये क्या करते हैं, तो
ईच फोटोन कंसिस्ट एनर्जी, ये तो हमें क्लियर है। एंड अब फ्रीक्वेंसी, भाई इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसके पास एनर्जी भी होती है और इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, जो हमने पढ़ा E इक्वल्स टू एच एफ, E इक्वल्स टू एच एफ। इनका काम क्या है? इंसिडेंट ऑन स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। ये क्या होंगे? ये मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेंगे और वहां पर एक जो एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी, उसको क्रिएट कर देंगे। तो ये देखना चाह रहे थे कि ये क्या पॉसिबल है यहां से, फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट, ठीक है। एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, इस फ्रीक्वेंसी को भी हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन वाई विच इलेक्ट्रॉन कैंट इजेक्ट फ्रॉम देयर। ये भी हमें रखना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का इफेक्ट होता है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट हम मेटल सरफेस पर फॉल करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन वाई विच इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्ट फ्रॉम देयर, जहां से कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, ठीक है। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी वाई विच इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्ट फ्रॉम दी मेटल सरफेस। तो हमें थोड़ा याद रखना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट होता है और वर्क फंक्शन एनर्जी का भी होता है, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट वाली वर्क फंक्शन एनर्जी। अब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां से एक बहुत ही बढ़िया बात आई थी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यूज फोटोन एनर्जी इन टू वेज। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी बात आई थी, इन्होंने बताया कि जो फोटोन के पास एनर्जी है E इक्वल्स टू एच एफ, ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसको ये दो पार्टों में यूज करते हैं, यानी दो तरीके से यूज करते हैं, इन द टू वे यूज। क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं? इन्होंने बताया कि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू वर्क फंक्शन एनर्जी एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी टू मूव ए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले समझ लीजिए इस टर्म को। तो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में यूज करते हैं, सम पार्ट ऑफ एनर्जी यूज इन वर्क फंक्शन एनर्जी एंड रेस्ट पार्ट यूज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है इसका? मतलब हम तो सोच रहे थे कि जो लाइट है फोटोन की, वो फोटोन की लाइट गिरेगी, वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा वहाँ से। तो अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि क्या दिस इज पॉसिबल, तो ये कहानी का आंसर मिलेगा आपको कि भाई पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। यानी अगर जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? तो देखिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, तो आप इजी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि जो फोटोन अपनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों को देता है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कैसे यूज़ करते हैं? तो वो उसको दो पार्ट में यूज़ करते हैं। वन इज यूज फॉर इजेक्टिंग
यानी एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन एनर्जी एंड द रेस्ट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ से, और देखिए समझ लिए थोड़ा सा क्या होता होगा। सिंपल सा मतलब है कि सपोज करो ये मेटल है, मेटल प्लेट, और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार है। अब यहाँ से हमारी फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी टकराएगी जो है E इजिकल टू HF। अब वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखोगी कि देखो अगर ये अपर सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपर सरफेस वाले, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं एज ए एग्जाम्पल के कंसेप्ट से। जो अपर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन हैं तो ये वर्क फंक्शन एनर्जी को लेकर निकल जाएंगे, और इनकी जो है कुछ बहुत सारी, मतलब ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा है, समझना है थोड़ा ध्यान से कि ये अगर एनर्जी वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन एनर्जी से तो ये निकल जाएंगे। अब इनके पास बची हुई एनर्जी होगी, और वो सपोज करो यहाँ कोई वेस्ट नहीं हुआ एनर्जी का। भाई वेस्ट भी तो हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा सपोज करो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर तक जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली रास्ता खुला हुआ है ऐसा चुप निकल जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपस में कोलाइजन करेंगे। कोलाइजन करने से तुम्हें पता है कि एनर्जी लॉस होती है। भाई कोलाइजन करने में एनर्जी लॉस होती है, तो जो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही थी वो हो सकता है कोलाइजन में लॉस हो जाए, और कोलाइजन में लॉस होकर ये इलेक्ट्रॉन यहीं पहुंच पाए इसके सरफेस पर। और अगर ये इसके सरफेस पर पहुंचेगा तो तुम्हें पता है कि इस मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो इस मेटल सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस मेटल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच कौन सी फोर्स लग जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी, अट्रैक्टिव वाली। वो इलेक्ट्रॉन को वापस मेटल में ही ले लेगी। अरे सुन में, यानी इसके पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये मेटल सरफेस के पास ना रहे, दूर चला जाए। तो वो किस फॉर्म में यूज़ करता है? काइनेटिक एनर्जी, मैं जो बता रहा था। लेकिन ये जब ही है कि जब इसके पास एनर्जी यहाँ से बचेगी। हो सकता है कि यहाँ से कोलाइजन करते करते वो एनर्जी ना बचे, या हो सकता है कि कोलाइजन करते करते यहाँ तक ही पहुँच पाए और एनर्जी खत्म हो जाए इसके पास, तो तब भी ये बाहर नहीं निकलेगा। अरे समय तो ज़रूरी भी नहीं है ये वाले, चलो जल्दी निकल जाएगा तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा अगर हम समझें एक एग्जाम्पल से, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज करो ये एनर्जी है फोटोन की, और ये मान लें वर्क फंक्शन एनर्जी है। उसके बाद सपोज करो कुछ बेस्ट एनर्जी मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन कोलाइजन वगैरह में बेस्ट करेगा। आफ्टर दैट देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? सरफेस पर पहुँच जाएगा, और सरफेस पर पहुँचने से इजेक्ट थोड़ी ना माना जाएगा, निकल थोड़ी ना जाएगा सरफेस को छोड़कर, सरफेस पर ही तो रहेगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वापस मेटल में ही आ जाएगा। तो अगर हमें एग्जाम्पल सोचें कि सपोज करो कि जो ये हमारी फोटोन ने एनर्जी दी, ये सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, और इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाला। वर्क फंक्शन एनर्जी तुम्हें पता है मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है, यहाँ से वो फिक्स होगी। तो सपोज करो वो है हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी सपोज करो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई? बहुत सिंपल सा चीज़ है भाई। सपोज करो फोटोन से एनर्जी कितनी मिली? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे चाहिए वर्क फंक्शन के लिए, और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, कोई भी किसी भी तरह का कोलाइजन नहीं हुआ, वो बस एनर्जी ली और तुरंत निकल गया। तो बची हुई एनर्जी कहाँ यूज़ करेगा? काइनेटिक में। तो 2 कर ली वर्क फंक्शन में और 3 आ गई काइनेटिक में। सपोज करो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इसने यूज़ करी वर्क फंक्शन में, और इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई वेस्ट कोलाइजन वगैरह करने में। तो भी इसके पास कितनी बची है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी बची है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि चला जाए यहाँ से, या ऐसा हो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 तो इसने कर ली सपोज करो EV, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हो गई वेस्ट। तो अब ये कहाँ जाएगा? मेटल सरफेस पर आ जाएगा, वर्क फंक्शन एनर्जी इजेक्ट हो सकता है। और सपोज करो कि अगर ये 3 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बेस्ट हो जाए। अब इसके पास तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है तुम्हें भाई? 5 तो इसे मिली थी, अब इसकी बेस्ट तो 6 हो रही है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस कंडीशन में? 0। भाई काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बोलना चाह रहे थे कि ये जो क्वेश्चन था आपका E इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन एनर्जी से, जो एनर्जी है वो ज़्यादा भी हो या इक्वल भी,
ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये, अगर इसका आंसर क्या हो सकता है, मे बी हो सकता है, अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी बच जाए तो ये बाहर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो आया कुछ समझ में? ठीक है, चलिए तो इसके यहाँ से समझते हैं हम आगे अब इससे, और इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं इसकी। कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें यहाँ पर, ठीक है, क्या लगा दें, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमें पता है भाई एनर्जी कंजर्व होती है, हम इसको क्रिएट और लॉस तो कर ही नहीं सकते, कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं हम, तो जो इलेक्ट्रॉन वाली जो एनर्जी, जो फोटोन वाली एनर्जी है, जो फोटोन की एनर्जी है वो किस में यूज होगी, एक तो वर्क फंक्शन एनर्जी में, एक होगी वर्क फंक्शन एनर्जी में, और प्लस किस में होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, खाली काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखना है सारा भाई। वर्क फंक्शन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो हमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है, वो लिख सकते हैं E माइनस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E को लिख सकते हैं HF माइनस फाइव, और अगर हम इसे वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिखना चाहें तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम इसे HC बाई लैम्डा माइनस फाइव। क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन के पास, जो फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ से हमें कुछ बातें और समझ में आती हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, ठीक है, यानी ये एमिटर प्लेट हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं यहाँ से, इनमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। अरे समझ, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। सेम नहीं होने का कारण समझ में आ रहा है, हो सकता है कुछ होगी जो एनर्जी कोलाइजन में लॉस्ट हुई हो, तो उनकी लॉस होने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी, क्योंकि फोटोन द्वारा जो एनर्जी है वो तो फिक्स है वहाँ से। भाई फोटोन की एनर्जी आपको पता है फिक्स होती है। फोटोन की एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है, हमने देखा है फोटोन की एनर्जी क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। मतलब अगर हम फोटोन की एनर्जी को बोलें, ठीक है, फोटोन की एनर्जी मतलब ये नहीं है इंटेंसिटी, समझ लीजिए पहले कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या बढ़ेगा, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। याद रखना, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो फोटोन इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने माना था कि एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इजेक्ट करता है। एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रिक को, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो ऐसे माना नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कुछ इस कंसेप्ट लिया। हाँ, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी चेंज हो सकती है। रेड कलर में सपोज करो, रेड कलर के जो होंगे फोटोन उनकी एनर्जी कुछ अलग होगी, ग्रीन कलर के होंगे उनकी कुछ एनर्जी अलग होगी, ये पक्का है। लेकिन इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी का अगर हम इफेक्ट देखें तो इंटेंसिटी से केवल नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, लेकिन उन सब की एनर्जी सेम रहती है। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। अच्छा, सपोज करो कि ये इनिशियल वर्क फंक्शन एनर्जी है और ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी पढ़ा हमने, इट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई नॉट, ठीक है। तो इसको हम अगर फाई नॉट बोल दें तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी एच, वेवलेंथ के टर्म्स में, एस के टर्म्स में लिख लेते हैं, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नॉट। तो ये भी हमारी फोटो लेते हैं, यानी जहां पर हमें वेवलेंथ के टर्म्स चाहिए तो वेवलेंथ के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में निकालना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं वैसे। ये होती है थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। क्या होती है? थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। ठीक है, याद रखना है, ये इसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। तो अगर हम इसे लिखें वेवलेंथ के टर्म्स में तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट।
और यहाँ से चाहें तो हम देखिए HC को कॉमन कर सकते हैं, 1/λ माइनस 1/λ0। आ रहा है समझ में? लैम्डा नोट क्या है यहाँ पर रियलिटी में? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में, सिंपल फ्रीक्वेंसी के, सिंपल वेवलेंथ के में, और सिंपल फ्रीक्वेंसी यहाँ भी हमने ये सब तरह इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, ये टोटल क्या है? ये सभी आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन की फॉर्म है। आपको जिस भी फॉर्म में रखना हो उसमें रख सकते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इसमें एक और बस इक्वेशन लिखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी मैं आपको बताता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है तो इसके पास क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और सपोज करो हमने इस प्लेट का नेगेटिव किया हुआ है तो हमें पता चल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी नहीं पहुंच रहा। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहा है। इस कंडीशन में जो हम पोटेंशियल यूज कर रहे हैं वो होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अब भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देखो वर्क कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? वर्क अगेंस्ट चल रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। फिर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो वर्क करने का हमने फॉर्मूला पर, तो इसमें रियलिटी में अगर सोचें कि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है ये इसको यूज कर रहा है क्या वर्क डन में, और ये अगेंस्ट वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? W=QV, पढ़ा है हमने। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Emax Q × V0। V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, Q इज द चार्ज। अब कौन चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Emax EV0 लिख सकते हैं क्या? KE0। तो यहां से अगर हम V0 की वैल्यू लिखें दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या हम लिख सकते हैं इसे KE max/E। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें तो देखिए, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, इस टर्म में भी हम इस आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन को लिख सकते हैं KE max/E। ठीक है, KE max/E इज इक्वल टू HC/E λ माइनस HC/E λ0, और KE/max को क्या हम B0 लिख सकते हैं, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम इस इक्वेशन को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, यहाँ लिख सकते थे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यहाँ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये थी वेवलेंथ, ये थी हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट। और अब ये जो थे इसके लॉ थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। ठीक है, क्या लॉ थे, इन्होंने क्या लॉ बताए, और बाद में आपको पता है कि इसमें ड्रॉबैक भी आ गया, यानी इसको फेलियर भी थ्योरी माना गया। बाद में फेलियर मत बोलिए, ड्रॉबैक बोल सकते हैं, इसमें कुछ ड्रॉबैक भी थे। और क्या लॉ इससे इजेक्ट हुए तो हम उन्हें पढ़ते हैं, क्या लॉ बने और फिर वो कैसे ड्रॉबैक हुआ इनका। तो थोड़ा पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
ठीक है, क्या लॉ बनाए थे इन्होंने कि एक तो सबसे पहला लॉ बनाया था कि ईच फोटोन स्ट्राइक द मेटल सरफेस एंड इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ फोटोन्स विल इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एज नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी इन्होंने एक बहुत सिंपल सा बनाया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसी को मान लिया था इन्होंने फर्स्ट लॉ कि वन फोटो इलेक्ट्रॉन यानी वन फोटोन will eject one photoelectron from metal surface। ठीक है, यानी इन्होंने बोला नंबर, अब इंटेंसिटी का आपको इफेक्ट पड़ गया भाई। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या पड़ेगा, मैंने समझ में आया था इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए। अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो करंट बढ़ रहा था वहाँ। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड था, इन्होंने सेकंड क्या बताया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डिपेंड ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने ये भी बोला कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप देखा है कि अभी एक फॉर्मूला देखा था हमने इसका, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नॉट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती तो ड्रॉबैक आएगा इसका। तो अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कह रहे थे कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के काम आए। ठीक है, इसको अभी हम ड्रॉबैक में पढ़ेंगे। तो एक तो बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि देखो वन फोटोन विल इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या फोटोन इंक्रीज हुए हैं, फोटोन इंक्रीज होने से क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा वन फोटोन विल इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे दो लॉ हो गए। अच्छा, थर्ड लॉ इन्होंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी फोटोन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये चीज रखनी है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और नंबर ऑफ फोर्थ बोला इन्होंने कि देयर इज नो टाइम लॉग, देयर इज नो टाइम लॉग बिटवीन photon strike and photoelectron eject। ठीक है, तो ये फोर लॉ दिए थे, दोबारा समझ लेते हैं। पहला बताया था कि इन्होंने वन फोटोन विल इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी जितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही करंट होगा। सेकंड बताया कि इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डिपेंड ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोर्थ में थर्ड में बोला इन्होंने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। और फोर्थ में बताया देयर इज नो टाइम लॉग बिटवीन द फोटोन स्ट्राइक
एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो ये चीज़ थी इनकी। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, तो ड्रॉबैक को हम यहीं समझ लेते हैं। देखिए इनके ड्रॉबैक से समझें कि ड्रॉबैक क्या हुआ इनका। ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने बताया कि व्हेन a suitable intensity of light fall on metal surface electron eject by using वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी एंड रेस्ट किस में, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर था भैया, हम पढ़ ही चुके थे कि जो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन एनर्जी में और एक होती है फिर काइनेटिक एनर्जी में बची हुई एनर्जी। तो हमने एक इंटेंसिटी की लाइट फॉल कराई, तो वर्क फंक्शन एनर्जी यूज करने के बाद जो बची काइनेटिक एनर्जी। अब सपोज करो इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इनकी। भाई वर्क फंक्शन की एनर्जी निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनों के पास बचेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बटे काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, विल इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो कह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी का जो इफेक्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है, इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है और वो कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही था हमारा। सेकंड ड्रॉबैक क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल ऑन ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी रेड डालो, ब्लू डालो, ग्रीन डालो, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन इमिशन होना ही होना है। लेकिन आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज पॉसिबल ऑन ऑल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ड्रॉबैक में आपको आप इन्होंने पहले बताया था, बट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता, ये कह रहे थे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है। और थर्ड इसका ड्रॉबैक था टाइम लॉग से। टाइम लॉग का मतलब आपको समझ में आ रहा है। टाइम लॉग में इन्होंने बोला था कि इंटेंसिटी को गिराओगे और इंटेंसिटी जैसे फोटोन टकराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। जो अब एक बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाने पर अब एनर्जी बढ़ेगी तो और इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंचेगी, तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, जो दूर के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनका मतलब उन्हें टाइम लगेगा। और ये कह रहे थे कि किसी भी इंटेंसिटी की लाइट को फॉल करो तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। कम इंटेंसिटी की कराओगे तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी को होगा कम टाइम लगेगा। इसका मतलब टाइम का इफेक्ट है, लेकिन ये बोल रहे थे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये थोड़े ड्रॉबैक थे, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, पढ़ सकते हैं इसे। और वो थे इसके लॉ। तो ये था हमारा पूरा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का पार्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो होगा एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिन्होंने इसको पूरे को चेंज कर दिया कि लाइट डुअल नेचर रखती है, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी और उसके लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो फिजिक्स को पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, चैनल से जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट।